एक छोटा सा शांत गांव था। उसी गांव की ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी बड़ी हवेली थी, जिसे लोग अमर महल कहते थे। दूर से देखने पर वह किसी पुराने किले जैसी लगती थी। कहते हैं उसकी दीवारों में पुराने जमाने की कहानियां और यादें बसी थीं। उस हवेली में विश्वनाथ जी रहते थे, बहुत ही शांत, अच्छे और न्याय करने वाले इंसान। उनके साथ उनकी पत्नी शांति भी रहती थी। शांति जी को अपने घर की शान शौकत और समाज में इज्जत की बहुत चिंता रहती थी, और वह हमेशा चाहती थी कि लोग उनके परिवार की तारीफ करें। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आलोक, जो शहर में बड़ा सरकारी अधिकारी था और रुतबेदार जीवन जीता था, और छोटा बेटा निखिल, जो गांव में ही रहकर परिवार के खेतों और पुश्तैनी हवेली की देखभाल करता था, पूरी निष्ठा और सादेपन के साथ। आलोक की पत्नी प्रतिमा थी, एक पढ़ी लिखी और आधुनिक महिला जो अपने उच्च सामाजिक दर्जे पर बहुत गर्व करती थी। उसे गांव की सादगी, धूल और मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं निखिल की पत्नी मीरा थी, एक विनम्र, परिश्रमी और संस्कारी गांव की बेटी जो सादगी और निस्वार्थ त्याग में गहरा विश्वास रखती थी। शांति देवी, विश्वनाथ की पत्नी, अपने बड़े बेटे आलोक और बड़ी बहू प्रतिमा पर अत्यधिक गर्व करती थीं, क्योंकि वे शहर में सुख सुविधा और रुतबा कमा रहे थे। उनका मानना था कि रुतबा ही असली सफलता है। एक सुनहरी सुबह अमर महल का आंगन ठंडी हवा और चंदन की सुगंध से भरा हुआ था। शांति देवी एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी और चाय पी रही थी। तभी सादगी की मूरत मीरा उनके पास आई। उसके चेहरे पर सेवा और स्नेह का भाव था। माँ जी, आज सुबह के नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने आपके लिए ताज़ा दही जमाई है, वो भी मिट्टी के कुल्हड़ में, जैसा आपको ठंडा और प्राकृतिक पसंद है। क्या साथ में गर्मा गर्म पराठे बना दूं या पुदीने की चटनी? मीरा, क्या पूछ रही है? तुम क्या बनाओगी? वही घिसा पिटा नाश्ता होगा मुझे। तो तेरी बड़ी भाभी के हाथ की शहर की चीजें जैसे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, टोस्ट और ऑमलेट पसंद हैं। उनमें एक सभ्यता और आधुनिकता की झलक मिलती है जो तुम्हारे देहाती नाश्ते में कहाँ। वे चीजें खाकर पेट नहीं, आत्मा तृप्त होती है। तुम्हारा ये घिसा पिटा नाश्ता मैं नहीं खाऊंगी। और हाँ, आज दिन भर के लिए अमर महल की साफ सफाई अच्छे से कर देना, खासकर अतिथि कक्ष की। मैं चाहती हूँ कि हर कोना चमके। तेरे हाथ में फुर्सत बहुत रहती है, क्योंकि तुम्हें 2 पैसे कमाने का कोई फिक्र नहीं है, जबकि मेरी बड़ी बहू को एक पल की सांस नहीं मिलती। वह शहर में इतनी व्यस्त और महत्वपूर्ण रहती है। जी माँ जी, मैं अभी साफ सफाई शुरू करती हूँ, आप आराम कीजिए। मीरा अभी आंगन के मध्य तक ही पहुंची थी कि बाहर तेज हॉर्न की आवाज आई। एक चमचमाती महंगी गाड़ी हवेली के द्वार पर आकर रुकी। गाड़ी की आवाज सुनकर पूरा घर जाग उठा। आलोक जोर से आवाज लगाते हुए, माँ, पिताजी, देखिए कौन आया है, आपकी प्यारी प्रतिमा। अरे मेरे लाल, तुम दोनों अचानक कैसे आ गए? प्रतिमा, मेरी बेटी, तू कितनी थकी हुई लग रही है सफर करके। आलोक, तूने इसे आराम क्यों नहीं करने दिया? क्या तुम्हें मेरी बेटी की सुविधा की चिंता नहीं? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहर की भागदौड़ से ऊब गई थी। मुझे गांव की ताजी हवा और आपका प्यार चाहिए था, इसलिए चली आई। हमें लगा आपको सरप्राइज दें और कुछ जरूरी बातें भी करनी है। अच्छा बेटा, अब तुम लोग जाकर आराम करो। बहुत दूर का सफर करके आए हो। जी माँ। देखा जी मेरे बड़ी बहू, कितना प्यार है इसे अपने घर से, इतनी ऊंची पदवी पर होने के बावजूद। ये मीरा तो बस यहीं पड़ी रहती है। इसे तो कभी शहर की सभ्यता, तौर तरीके और आधुनिकता सीखने का मौका नहीं मिला। इसे तो सजना संवरना भी नहीं आता। शांति, ये कैसा अंधा पक्षपात है। मीरा और निखिल भी इस घर के लिए कम मेहनत नहीं करते। कम से कम उनके निस्वार्थ त्याग और जमीन से जुड़े रहने को तो सम्मान दो। खेती करना और घर को संभालना भी कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि सबसे सच्चा कर्म है। आप हमेशा निखिल का पक्ष क्यों लेते हैं? आलोक हमारा बड़ा बेटा है और सम्मानित अधिकारी है। उसकी पत्नी भी सभ्य है। गांव में पड़े रहने वालों को कौन पूछता है?
उनके पास तो रुतबा भी नहीं है जो हमें समाज में ऊंचा उठाए। समय ही बताएगा शांति कि सच्ची दौलत क्या है, पद और बाहरी दिखावा या आंतरिक प्रेम और ईमानदारी। शाम को सभी लोग हवेली के बड़े दालान में बैठे थे। आलोक ने अचानक एक गंभीर और संवेदनशील विषय छेड़ा। पिताजी, मैंने और प्रतिमा ने मिलकर काफी सोचा है। हम इस हवेली और विरासत को आधुनिक रूप देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जायदाद का बंटवारा कर दें। बंटवारा? अभी क्यों बेटा? सब कुछ तुम्हारे दोनों भाइयों का ही है, जल्दी क्या है? पिताजी देखिए, मैं शहर में बड़ा अधिकारी हूं, मेरी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मुझे रोज यहां आने का समय नहीं मिलता, ना ही मैं खेती के जटिलताओं को समझता हूं। निखिल यहीं रहता है। बेहतर होगा कि हवेली और सबसे कीमती जमीन का बड़ा हिस्सा मुझे मिले, ताकि मैं इसे अच्छे से प्रबंधित कर सकूं और इस पर बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकूं। भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जायदाद के लिए क्या इतनी जल्दी है? आप शहर में इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर सब संभाल सकते हैं। आप चिंता ना करें। निखिल, बात व्यवहारिक है। हमें शहर के तेज माहौल में रहने का अनुभव है। हमें पता है कि जमीन की कीमत कैसे है और निवेश कैसे करते हैं। तुम और मीरा तो बस सादी खेती करते हो, तुम्हें बाजार और अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है। बड़े भाई का हिस्सा सिद्धांत रूप में बड़ा होना चाहिए। भाभी जी, हम पैसों के लिए नहीं, परिवार के प्रेम के लिए जीते हैं। हमें जायदाद नहीं, बस सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। हम कम में भी खुश रह सकते हैं। मीरा, प्यार से बच्चों की फीस नहीं भरी जाती, ना ही बिजली का बिल भरता है। तुम और तुम्हारे पति जो छोटी मोटी खेती करते हैं, वे इतनी बड़ी हवेली का रखरखाव कैसे करेंगे? तुम्हारे पास तो कपड़े भी ढंग के नहीं है, ना ही कोई सामाजिक रुतबा। तुम्हारे जैसे लोग इतने बड़े भार को नहीं उठा सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रतिमा बिल्कुल सही कह रही है। मीरा, तुम हमेशा गरीबों जैसी बात करती हो। आलोक ही इस हवेली का अधिकार पाने का योग्य है। उसका भविष्य अधिक उज्जवल है। बस, मैंने कहा चुप। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। जायदाद का बंटवारा अभी नहीं होगा। मैं सही समय पर सही तरीके से फैसला करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक ये मेरा अंतिम निर्णय होगा। दिखावा नहीं, सेवा महत्वपूर्ण है। आलोक और प्रतिमा चुप हो गए, पर उनके मन में क्रोध और बदले की भावना भर गई। शांति देवी ने भी प्रतिमा का समर्थन करते हुए विश्वनाथ से नाराजगी जताई। निखिल और मीरा अपने छोटे से कमरे में बैठे हैं। निखिल हल चलाकर थका हुआ था। मीरा उसके पास बैठी है। मीरा, क्या तुम दुखी हो? माँ जी और भैया भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वे हमारी मेहनत का कोई सम्मान नहीं करते। नहीं जी, मुझे उनकी बातों से दुख नहीं बल्कि दया आती है। उन्हें लगता है कि कागज का टुकड़ा और रुतबा ही सब कुछ है, पर हम जानते हैं कि हमारा आत्मसम्मान और आपकी मेहनत किसी भी रुतबे से कहीं ज्यादा कीमती है। पर मीरा, क्या हम हमेशा ऐसे ही तिरस्कार सहते रहेंगे? कभी कभी मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर शहर चला जाऊं और रुतबा कमाऊं, जैसा आलोक भैया ने किया। नहीं जी, आप इस जमीन के सच्चे बेटे हैं। आपने इस हवेली और खेतों की सेवा की है, जबकि आलोक भैया ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। क्या आप चाहते हैं कि हम भी दिखावे की दुनिया में फंसकर लालची बन जाएं? हम सच्चे हैं और यही हमारी शक्ति है। हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। तुम सही कहती हो मीरा, तुम मेरी ताकत हो। हम जमीन से जुड़े रहेंगे, चाहे कोई हमें गरीब कहे या गवार। रात का समय है। हवेली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आलोक और प्रतिमा अपने कमरे में थे। वे विरासत को लेकर षड्यंत्र रच रहे थे। आलोक, पिताजी ने हमें खुलेआम अपमानित किया है। उन्होंने हमारे रुतबे को कोई महत्व नहीं दिया। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? उस गरीब निखिल और उसकी गरीब पत्नी को सारी जायदाद ले जाने देंगे? हम इस अधिकार को नहीं छोड़ सकते। नहीं प्रतिमा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी ने साफ कह दिया कि बंटवारा नहीं होगा। हमें चुपचाप अपना हिस्सा निकालना होगा। तिजोरी में रखे कागजात ही सब कुछ है। अगर वे हमारे हाथ लग गए तो हम कानूनी रूप से उनसे आगे निकल जाएंगे। तो योजना क्या है? चाबी कहाँ है? मैंने माँ जी को कहते सुना था कि पिताजी चाबी को किताबों के पीछे छिपा कर रखते हैं। हमें निखिल से पहले कागजात पर कब्जा करना होगा और हमें समय बहुत कम मिलेगा। चाबी ढूंढना तुम्हारा काम है प्रतिमा, तुम तेज हो। और हाँ, अगर तुम कागजात निकाल लेती हो तो उन्हें सीधे शहर भेज देना। हम वहाँ नकली कागजात तैयार करवा कर तिजोरी में वापस रखवा देंगे।
किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शानदार योजना। मैं कल दोपहर ही चाबी ढूंढूंगी जब सब लोग आराम कर रहे होंगे, और अगर शक हुआ तो मीरा पर इल्जाम लगाना आसान होगा। माँ जी भी हमारा ही साथ देंगी। वो गरीब है, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सबसे आसान रास्ता है। बस अब कल सुबह का इंतजार करो, और हाँ, पूरी सावधानी से काम करना। अगर पकड़े गए तो बड़ा रुतबा भी मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारी साड़ी और चूड़ियां ध्यान रखना, सबूत नहीं छोड़ना। दोनों ने अगली सुबह की साजिश को अंतिम रूप दिया और सोने का नाटक करने लगे, जबकि उनके मन में लालच और षड्यंत्र भरा था। अगले दिन मीरा रसोई में काम कर रही थी। तभी प्रतिमा रसोई में आई और मीरा को जानबूझकर एक झूठा बहाना बनाकर रसोई से हटा दिया, जिसे वो आसानी से विश्वनाथ के कमरे से चाबी ढूंढ। मीरा, माँ जी के कमरे में बहुत धूल है, खासकर किताबों के ऊपर। जाओ उसे अच्छे से पहुँचाओ, मैं रसोई संभालती हूँ। जी भाभी, मैं कर देती हूँ। मीरा चली गई। प्रतिमा ने मौका देखकर तीव्रता से विश्वनाथ के कमरे की तलाशी ली। उसमें तिजोरी की चाबी ढूंढने की पूरी कोशिश की और आखिरकार उसे पुस्तकों के बंडल के नीचे मिल गई। आखिर मिल गई। पिताजी इसे छोटा रहस्य बनाकर रखते थे। अब खेल शुरू होगा। मेरी किस्मत खुल गई। उसने तुरंत चाबी ली और धीरे से तिजोरी खोली। तिजोरी में पीली पड़ी जमीन के कागजात और सोने के प्राचीन आभूषण थे। उसने जमीन के कागजात निकाले और उन्हें ध्यान से अपनी महंगी जरीदार साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। ठीक उसी वक्त शांत आवाज में शांति देवी अचानक कमरे में आ गई। प्रतिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये तिजोरी के पास क्यों खड़ी हो? माँ जी, मैं तो बस आपकी दवा ढूंढ रही थी। आपको सिर दर्द था, मैंने सोचा आप सुबह भूल गई होंगी। मैंने देखा तिजोरी थोड़ी खिसकी हुई थी, इसलिए मैंने बस उसे ठीक कर दिया। मैंने कुछ छुआ नहीं। अच्छा, मुझे लगा। खैर, तुम बहुत ध्यान रखती हो मेरा, ये अच्छा है। पर तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास कैसे आ गई? पिताजी तो बहुत सावधान रहते हैं। शायद पिताजी यहीं भूल गए होंगे। मैं इसे तुरंत उनके पास दे आती हूँ। प्रतिमा तेजी से चाबी लेकर वहां से निकल गई। शांति देवी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन अपनी प्रिय और रुतबेदार बहू पर उन्होंने विश्वास किया और इसे भूल मान लिया। रात हो चुकी थी। विश्वनाथ जी अपने कमरे में आए और अपनी आदत के अनुसार तिजोरी चेक करने गए। उन्होंने देखा कि जमीन के सबसे जरूरी असली कागजात गायब है। शांति, आलोक, निखिल, सब लोग तुरंत यहाँ आओ। बड़ी अनहोनी हो गई है। पूरा परिवार दालान में जमा हो गया। विश्वनाथ का चेहरा क्रोध, निराशा और गहरी चिंता से भरा था। तिजोरी से पुरानी जमीन के कागजात गायब हैं। किसी ने घर में चोरी की है। ये सिर्फ कागज नहीं, परिवार की विरासत है। आलोक नाटक करते हुए, क्या पिताजी? किसने? ये कैसे हो सकता है? ये तो परिवार का अपमान है। अरे राम, ये कैसे हो गया? मैंने तो आज किसी को भी कमरे में नहीं देखा। मैंने तो प्रतिमा को देखा था, पर उसने कहा। प्रतिमा झट से सारे संदेह को मीरा की ओर मोड़ते हुए, पिताजी, मुझे पक्का लगता है ये काम मीरा का है। मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती। भाभी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने आज तिजोरी को छुआ भी नहीं। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैंने तो सिर्फ सफाई की थी। आज मैंने तुम्हें माँ जी और पिताजी के कमरे के पास चुपचाप वहाँ से निकल रहे देखा था, और तुम घबराई हुई थी। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। शायद तुमने लालच में आकर कागजात चुरा लिए ताकि उन्हें किसी को बेचकर अपने पति को शहर भेज सको। हाँ, मुझे भी लगता है कि मीरा ने ही चोरी की है, क्योंकि आलोक और प्रतिमा शहर में रहते हैं। उनकी कमाई बहुत है, उन्हें क्या जरूरत है? ये काम मीरा का ही है। मैंने इसे पहले भी संदेहास्पद तरीके से देखा था। नहीं माँ जी, मैंने चोरी नहीं की है। माँ, भाभी, आप मीरा पर बिना सबूत के इतना बड़ा और झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मीरा ऐसी नहीं है, वो ईमानदारी से जीती है। निखिल, तू हमेशा अपनी पत्नी का पक्ष लेता है। तुझे क्या पता गरीबी और लालच क्या क्या करवा देती है। सच्चाई यही है। बस, अब कोई बहस नहीं होगी। मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है। जिसने भी ये काम किया है उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस विषय पर चुपचाप रहो। मैं अपने तरीके से सच्चाई पता लगाऊंगा। मुझे समय चाहिए। विश्वनाथ के चेहरे पर गहराई और न्याय का भाव था। सब लोग चुप हो गए, पर प्रतिमा मन ही मन खुश थी कि उसका प्लान सफल रहा और अब रास्ता साफ हो गया है। कुछ दिन बीत गए।
घर में भारी तनाव का माहौल था। विश्वनाथ ने अपनी जांच जारी रखी और तिजोरी के पास मिले कणों से प्रतिमा पर संदेह को पुख्ता किया। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने निखिल को बुलाया। निखिल बेटा, जरा इधर आओ। जी पिताजी, बताइए। जाओ निखिल, आलोक से कहो कि मैंने जमीन के असली कागजात वापस पा लिए हैं, जो गलती से किताबों के बीच दब गए थे, और मैं उन्हें तुरंत रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर जा रहा हूं, ताकि निखिल के नाम आधी विरासत की रजिस्ट्री हो सके। जी पिताजी, पर आपको कागजात कहाँ मिले? ये तो चमत्कार है। बस जो मैं कह रहा हूं वही करो। ये एक अंतिम परीक्षा है। अब सच्चाई सामने आएगी कि कौन चोर है और कौन सही। जी पिताजी, मैं अभी तुरंत आलोक भैया को जाकर बताता हूं। आलोक भैया, पिताजी को जमीन के असली कागजात मिल गए हैं और वे उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर जा रहे हैं। पिताजी ने कहा है कि मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जैसे ही प्रतिमा ने ये झूठा संदेश सुना, वो पूरी तरह घबरा गई। ये क्या? पिताजी को कागजात कैसे मिल गए? मैंने तो उन्हें सबसे सुरक्षित जगह पर रख दिया था। अगर उन्होंने असली कागजात जमा कर दिए और निखिल के नाम रजिस्ट्री कर दी, तो हमारा बंटवारे का प्लान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमारा रुतबा। चुप रहो, हमें तुरंत कुछ करना होगा। हमें पता लगाना होगा कि वे कौन से कागजात ले जा रहे हैं। चलो पिताजी के पास चलते हैं। आलोक और प्रतिमा जल्दी से बरामदे में पहुंचे। वहां विश्वनाथ शांत चेहरे के साथ मेज पर रखे कागजात देख रहे थे। पास ही रजिस्ट्रार ऑफिस की मुहर लगी फाइल और रसीदें रखी थीं। निखिल से बोले, आज सारे आवश्यक कागज रजिस्ट्रार के पास जमा हो गए हैं। ये सुनकर प्रतिमा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसके मन में एक ही बात बार बार घूमने लगी। मुझे तुरंत अपने कमरे में जाकर देखना होगा कि असली कागजात अभी भी मेरे पास हैं या नहीं। प्रतिमा डर के मारे चुपके से अपने कमरे में गई और चुराए हुए असली कागजात को बाहर निकालकर देखने लगी, ताकि सुनिश्चित कर सके कि असली कागजात अभी भी उसके पास हैं। ठीक उसी पल विश्वनाथ, शांति बिना किसी आहट के कमरे में आ गए। प्रतिमा, ये कागजात क्या कर रहे हैं तुम्हारे पास? क्या यही वो विरासत के दस्तावेज हैं जिनके चोरी का जघन्य इल्जाम तुमने मासूम मीरा पर लगाया था? प्रतिमा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ से कागजात छूटकर जमीन पर गिर गए। बाहर आओ प्रतिमा, आज सबके सामने सच बताया जाएगा। सब जानेंगे कि तुमने क्या किया। विश्वनाथ की कड़ी आवाज गूंजते ही प्रतिमा को बाहर आने का आदेश मिला। आवाज सुनकर शांति, निखिल, आलोक और मीरा घबरा कर बाहर आ गए। पल भर में पूरे घर का माहौल बोझिल और तनावपूर्ण हो गया। सबके चेहरों पर सवाल और बेचैनी साफ झलक रही थी। पिताजी बताइए, आपने हम सबको यहाँ एक साथ क्यों बुलाया है? आखिर बात क्या है? आज इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। जिस चोरी का इल्जाम मीरा पर लगाया गया था, वो उसने नहीं बल्कि प्रतिमा ने की थी। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस इन्हें सुरक्षित रखने के लिए ही रखा था। बस अब और झूठ नहीं थी। सोने की चूड़ियों के कुछ कण मुझे तिजोरी के पास मिली धूल में मिले थे। तभी मुझे पहला संदेह हुआ। तुम एक सभ्य अधिकारी की पत्नी हो, फिर भी लालच में आकर चोरी की और एक निर्दोष पर इल्जाम लगाया। प्रतिमा, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें विश्वास किया था, तुमने हमारा सिर झुका दिया। प्रतिमा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया और तुमने मेरा सिर झुका दिया। देखा शांति, जिसे तुम रुतबा और अमीर समझती थी, उसने लालच में घर में भेदभाव और चोरी की। और तुम्हारी छोटी बहू, जिसे तुम गरीब और नासमझ कहती थी, उसने शांति से इतना बड़ा झूठा अपमान सहन किया। सच्चाई रुतबे में नहीं, संस्कार में होती है। मीरा, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। मैंने अपनी छोटी सोच और अहंकार के कारण तुझे बहुत दुख दिया। तू ही इस घर की सच्ची लक्ष्मी है, जो कष्ट में भी शांत रही। मैं सच में अंधी हो गई थी। माँ जी, कृपया खुद को दोषी मत समझिए।
मेरा मन बिल्कुल साफ है और मेरे लिए यही सबसे बड़ी सच्चाई है। मेरे लिए आप दोनों का साथ और प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने लालच पर शर्म है। मुझे लगा कि शहर का रुतबा ही सब कुछ है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैंने गलती की है। मीरा, मुझे माफ कर दो। अपने स्वार्थ और लालच में मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह हो तो मुझे क्षमा कर देना। ठीक है, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे मानना और उससे सीखना सबसे बड़ी बात है। प्रतिमा, तुम अब अपनी गलती सुधारो। पिताजी, हम दोनों गहरी पश्चाताप में हैं। हम अब कोई विरासत नहीं लेंगे। निखिल और मीरा ने इस घर की सेवा और सम्मान किया है, ये सब उन्हीं का है। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हम बराबर के हकदार हैं। ये हवेली और विरासत बराबर बांटी जाएगी, पर इस हवेली की देखभाल और इसमें प्रेम से रहने का अधिकार निखिल और मीरा को मिलेगा, क्योंकि वे इसके असली हकदार हैं। तुम आलोक शहर में ईमानदारी से अपना नया जीवन शुरू करो, लेकिन याद रखना, परिवार हमेशा समान होता है और प्रेम सबसे बड़ी विरासत है। असली विरासत धन नहीं, बल्कि हमारे नैतिक मूल्य हैं। आलोक और प्रतिमा ने सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार की और जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद से अमर महल की नींव धन पर नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और त्याग पर टिकी रही।